आप जर्मनी गए थे एमएस करने। एमएस आपने किस सब्जेक्ट में करा? रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। काफी सारे लोगों को ये एक इशू आता है कि उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो इमिग्रेशन में ये चीज दिक्कत पैदा करती है। इमिग्रेशन itself ऐसा का पंगा नहीं आएगा. For some courses you need German language for nursing opportunities because they directly deal with people. It is very important that they know German. वहाँ पे लाइट जाती है? एक ही बार गई है वहाँ पे फॉर मेंटेनेंस. 5 साल में एक बार गई है। वेस्टर्न कंट्रीज काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स को लेके स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों। Student visas के लिए you have to have a admission letter from the university itself. There's a requirement of financial background. एलन मस्क कह रहे हैं कि वो यूएस में इतने ज्यादा पैनल्स बिछा देंगे कि एक पूरी लास वेगस सिटी को सप्लाई कर सकते हैं पावर। Sufficiently अगर maintain किया तो you can do it definitely. अक्टूबर फेस्ट मैंने सुना है कि बहुत ही एक ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग जगह पे होता है. The main one is in Munich. सुबह से लेके शाम तक एक जर्मन कितनी बियर पी जाता होगा अक्टूबर फेस्ट में? You get a 1 liter mug. उसका क्या प्राइस होता है? 12 euros. मेरे colleague है, he has drunk 10 of those. 10 लीटर बियर। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। फ्रेंड्स, आज का मैंने जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है वो किया है मिस्टर जितिन जोस के साथ। मिस्टर जितिन के बारे में मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं तो जितिन इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी में जर्मनी से। जितिन के साथ आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कशन करा कि कैसे हमारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाएंगे, तो तब हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो उसी के ऊपर उनकी रिसर्च जारी है, उनको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से काफ़ी सारे हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, एंड उसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कि हमें मूव होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी की तरफ। एंड फ्रेंड्स, हमने आज के पॉडकास्ट में ये भी डिस्कस करा कि जर्मनी में स्टूडेंट्स की कैसी लाइफ होती है, क्या उनको डेली के स्ट्रगल्स होते हैं, एंड इमिग्रेशन प्रोसेस क्या होता है, एंड जो जर्मनी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है अक्टूबर फेस्ट, उसके बारे में काफ़ी सारी बातचीत हुई, जिसमें जितिन ने बताया कि मिनिमम 1 लीटर बियर का कप होता है एंड उससे छोटा कोई कप ही नहीं होता है। तो ऐसी ही खूब सारी बातें हुई हैं। आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगेगा, एंड अगर ये आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फ्रेंड्स, आपके अगर कोई भी डाउट हो आज के पॉडकास्ट से रिलेटेड तो आप उनको प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। मैं नेक्स्ट टाइम जितिन के साथ उनको क्लियर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। हाय जितिन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक्स यार आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। Of course, thank you for having me. It's a pleasure. तो अभी कैसा चल रहा है जर्मनी में? It's going good so far. अभी तो ठंडी है. अच्छा। तो बचने के लिए आ गए यहाँ पे. बट यहाँ पे भी ठंड है। यहाँ पे भी ठंड है, बट लाइक क्रिसमस मनाने के लिए लाइक विद फैमिली एटलीस्ट. ओके। तो पेरेंट्स यहीं पे तो है इसलिए आ गए. तो वहाँ पे कितना टेम्परेचर जाता है? वहाँ पे एट दिस मोमेंट आई थिंक इट्स close to 0, below 5 रह रहा है एवरेज अभी. Like Okay. highest also. I think the coldest it goes is like around January, February. I think 2 weeks before it also went negative. और स्नो भी हो रही थी थोड़ी बहुत. अच्छा। तो सिटी के अंदर ही, which is quite rare. वहाँ पे स्नो उतना ऑफन होता नहीं है. ओके। तो अभी आप कौन से सिटी में रहते हो? अभी स्टुटगार्ट. स्टटगार्ट में। तो वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती है, इसी बारी हो रही है? मतलब होती है बट ओनली व्हेन इट्स सुपर कोल्ड. But this time it was not expected कि वहाँ पे snowfall होगी. ओके। And was going quite warm like weeks and days before, but somehow it suddenly turned like super cold, and उसके बाद 2-3 रात को snowfall हो रही थी वहाँ पे भी. तो जितिन, आपने ग्रेजुएशन करी है इंडिया से? हाँ जी. सो बीटेक करी थी आपने? कौन सी ब्रांच में? बीटेक करी मैकेनिकल में. मैकेनिकल में। एंड देन एमएस करने गए आप जर्मनी? Yes, exactly. सो व्हाई जर्मनी? पहले से इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत to go out to explore new places. And Germany somehow was always inviting कि like bachelor's मैंने करी मैकेनिकल में because I was interested in automobiles and cars and mechanisms basically. At that time Germany and like German automobiles are at a different level. Automobile world वहाँ पे है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे जाना चाहिए. Like that was already the thought before joining mechanical. तो मैकेनिकल के बाद I looked up some opportunities कि कौन से fields हैं interesting हैं. तो देखा कि Germany is more open countries. Other options were also like UK, US, Canada. But UK was also still an option, but US and Canada were like a bit too far from my perspective कि parents अगर मिलना तो it would be a long journey back. तो इसलिए Europe was more or less the middle ground. And Germany में UK and Germany या फिर France मान लो या Netherlands मान लो, these are also quite nice options. So I basically applied to some of the institutes or universities there also, but majorly somehow focused in Germany, coming from the automobile perspective.
तो बस वहीं पे फिर मिल गया एडमिशन, तो वहाँ पे रह गए। सो आप जर्मनी गए थे एमएस करने। हाँ, तो एमएस आपने किस सब्जेक्ट में करा? एमएस का मेरा कोर्स था विच इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ओके। सो ये सडन शिफ्ट कैसे आया फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू ग्रीन एनर्जी? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब मैं पढ़ रहा था, द कोर ऑटोमोबाइल जो मेरा इंटरेस्ट था वो मैकेनिकल में थोड़ा बहुत मीट हुआ, बट वी ओनली हैड 1 or 2 कोर्सेज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो विच वाज लाइक गुड इनफ, बट एट सम पॉइंट वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं किया आफ्टर सम पॉइंट। एंड जब मेरा बैचलर्स चल रहा था तो देयर वाज अ कोर्स मोर इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ओके। तो दैट somehow ticked me कि this is an interesting field, also an important field, an upcoming field, क्योंकि इफेक्ट्स डायरेक्टली दिख रहे थे वहाँ पे भी मेरे को। फॉर एग्जांपल 2018 या 2019 में केरला में जहाँ पे मैं कर रहा था बैचलर्स, वहाँ पे फ्लड्स हुए थे, ओके। तो आई वाज आल्सो एट ग्राउंड जीरो एट दैट पॉइंट। तो उसके बाद सोचा कि ओके वी शुड प्रॉब्ली ट्राई एंड डू समथिंग अबाउट इट, तो इसलिए फिर सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल्स में थोड़ा डायरेक्शन में थोड़ा फोकस किया, एंड फिर वहाँ से देखा कि कहाँ कहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में। तो जर्मनी वाज आल्सो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन दिस फील्ड, और वहाँ पे ऑल्सो द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी दैट आई वेंट टू, दिस इज ऑल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च फॉर रिन्यूएबल्स एंड सस्टेनेबिलिटी, तो दैट्स व्हाई आई एट द एंड चोज फॉर मास्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जीज वहाँ पे जर्मनी में। तो एमएस के बाद जॉब करी थी आपने? नहीं, एक्चुअली उसके बाद मैंने डायरेक्टली अभी PhD शुरू करी वहाँ पे। ओके। तो ये इंटरेस्ट मतलब एमएस के बाद सीधा पीएचडी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सोचते हैं कि एमएस के बाद हम जॉब करेंगे, तो सीधा पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई का इंटरेस्ट कैसे आ गया? एक्चुअली सोचा था मैंने कि मास्टर्स के बाद ईदर आई कैन डू डायरेक्टली अ जॉब और रिसर्च, बट आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फॉर सम टाइम, लुकिंग एट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मैं सोचा कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा खुद से रिसर्च करने का मन कर रहा है। आई लाइक टू गो इन टू डिटेल्स अबाउट सम रिसर्च टॉपिक्स स्पेसिफिकली, तो वही सोचा एट दैट टाइम कि अगर मैं जॉब करूँगा तो आई हैव टू डू सम रैंडम स्टफ विच मे और मे नॉट इंटरेस्ट मी। आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन क्वेश्चन कि कौन से पोजीशन पे जा रहे हो, इंटरेस्ट आ जाएगा, बट आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। ओके। तो उसमें था कि PhD इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस देयर, तो इसलिए फिर उसी फील्ड में आई कंटिन्यू डूइंग माई PhD। ओके। एंड पीएचडी में आपका सब्जेक्ट क्या है? Broad idea is energy system analysis. ओके। I'll just go briefly a bit back कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था वहाँ पे, there was a course that was optimization for energy systems. So energy system optimization था उसका नाम। That basically motivated me, और like वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड लगा क्योंकि it was a mix of technical stuff कि optimization वगैरह आ रहा है, and renewable technologies, so solar, PV, wind, hydro, whatever technologies you have, and also economic perspectives ओके। कि कौन से टेक्नोलॉजी कब इकोनॉमिकली feasible रहेगी, एंड व्हेन यू कैन यूज इट, एंड हाउ मच ऑफ वन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डू यू नीड इन विच पर्टिकुलर ईयर टू मीट अ पर्टिकुलर डिमांड। तो दैट बेसिकली caused me to go in the direction of my PhD. And coming back to the PhD is like focusing on energy system optimizations. What that basically means is कि you have a supply and a demand, right? The demand more or less fixed रहता है कि इंडस्ट्री से आ रहा है या हाउस होल्ड से आ रहा है, विच इज़ लाइक घर पे लाइट के लिए डिमांड है, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, हीट के लिए डिमांड है, तो यू नीड टू सप्लाई ऑल ऑफ दीज डिमांड्स। तो क्वेश्चन आता है कि ओके, डिमांड इतना फिक्स्ड है तो कौन से टेक्नोलॉजीज ये प्रोवाइड कर सकती हैं, विच टेक्नोलॉजीज आर इकोनॉमिकली फीजिबल, विच आर एफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड दीज डिमांड्स। और इसमें और डेप्थ में जाओगे तो ये भी आएगा कि एट व्हाट टाइम हाउ मच ऑफ डिमांड यू नीड, क्योंकि ऑफकोर्स इंडस्ट्रीज़ में देखो फॉर एग्जांपल कि डेली बेसिस पे उनका कांस्टेंट डिमांड रहेगा मोर लेस, क्योंकि उनके जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट रेयरली शट डाउन, क्योंकि शट डाउन का प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इट्स मोर लेस अ कांस्टेंट डिमांड। बट हाउस होल्ड्स में देखो कि सुबह एक पीक आएगा, क्योंकि सुबह सब लोग उठ गए, जैसे सपोज पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, हीटर वगैरह ऑन हो गया तो पीक आया वहाँ पे। बट अगर रिन्यूएबल्स पर्सपेक्टिव से देखो तो धूप उतनी निकली नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है। वैसे देखो कि दोपहर में घर पे डिमांड कम है, सब लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ऑफिस का डिमांड बढ़ रहा है बट घर पे डिमांड कम है, ठीक है, तो इसलिए एक सप्लाई कम करना है। बट शाम को आएगा, शाम को सब लोग घर आ गए, वहाँ पे वापस पीक हो गया, अब वो डिमांड कहाँ से में आएगा, वहाँ पे शाम को वापस धूप नहीं है, तो वो डिमांड कहाँ से आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज an idea of optimizing the whole demand through the supply chain. This is my field, and उसमें मेरा focus है on hydrogen technologies basically. How hydrogen can play a role in this system perspective analysis. नाइस। तो यार ये जो आपकी जर्नी है जर्मनी जाने की एंड वहाँ से पीएचडी करने की, उसमें मेरे को ना थोड़ा सा ये बताओ कि काफ़ी सारे ना स्टूडेंट्स चाहते हैं बाहर जाना, स्पेशली जर्मनी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई एक तो सस्ती है जैसे अभी आपने बताया, लेकिन ना काफ़ी सारे लोगों को ये एक इशू आता है कि उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। तो ये एक इशू है जब आप जैसे गए थे, तो इमिग्रेशन में ये चीज़ क्या दिक्कत पैदा करती है? Depends on the course.
इमिग्रेशन इटसेल्फ वहाँ पे ऐसे का पंगा नहीं आएगा, बट फॉर सम कोर्सेस यू नीड जर्मन लैंग्वेज, सो डिपेंड्स। लाइक मेरा जो फील्ड है इट्स मोर इंटरनेशनल, मोर रिसर्च ओरिएंटेड है, मोर सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल्स पे है, तो इट वाज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर माय कोर्स कि जर्मन आना चाहिए। इंग्लिश वाज अ क्राइटेरिया कि उनके एडमिशन प्रोसीजर्स में था कि इंग्लिश लेवल वट एवर यू नीड, बेसिक लेवल। बट फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो नो काफ़ी लोग जर्मनी में जा रहे हैं फॉर नर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़, ओके, तो उनके लिए बिकॉज दे डायरेक्टली डील विद पीपल, यस यस, it is very important that they know German for their perspective. ओके, So it's better that you learn from a course perspective. But I would also say वहाँ पे रहने के लिए, for interacting with the crowd itself, for interacting with your colleagues, for interacting with your friends, locals from there, you definitely need German. I mean, they'll be happy to switch to English, बट थोड़ा बहुत यूल मिस द कॉन्टेक्स्ट कि जर्मन में अगर बात चल रही है तो यूल नेवर नो कि क्या हो रहा है। थोड़ा क्राउड इंटरेक्शन या फिर सोशल लाइफ यूल बी अ बिट मोर रिस्ट्रिक्टेड। इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू लर्न जर्मन। ओके। वहाँ पे पढ़ो या फिर यहाँ से पढ़ के जाओ। अभी ना मैंने जैसे न्यूज़ में देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा ना इमिग्रेंट्स को लेके स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, एंड इलीगल माइग्रेंट्स के लिए तो खैर है ही स्ट्रिक्टनेस। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? क्योंकि जब आप गए थे, कितने साल पहले गए थे आप? तो मैं गया था 2019 के विंटर ठीक इनटेक है, के तो लिए। मतलब 5 साल हो 5 साल हो गए। गए, हाँ। तो 5 साल पहले क्या सिनेरियो था और अब क्या सिनेरियो है? तो अब जैसे इंडियन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है, तो अभी ऐसा है वहाँ पे? स्टूडेंट वीज़ास के लिए देयर इज अ कॉमन प्रोसीजर जो इनको करना पड़ता है। आफ्टर आई वेंट द प्रोसीजर ऑल्सो चेंज्ड अ बिट कि एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशंस एंड क्रॉस चेकिंग्स करनी पड़ रही थी लोगों को। एंड इनिशियल में काफ़ी डिले हो रहा था इस वजह से, क्योंकि नया सिस्टम लाए थे वो। बट नाउ इट्स गोइंग मोर स्मूथली। ओके, और लाइक स्टूडेंट वीज़ास के लिए देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट कि यू हैव टू हैव अ एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स यू नीड अ जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। And then you need there's a requirement of financial background कि इतना proof दिखाना है तुम्हें। You have to provide some amount in a certain blocked account before you apply for the visa, and that's checked during your visa appointment itself. ओके, So these are some certain criteria that I think the base remains the same कि उतना ही रहेगा। And of course, I mean, illegal immigrants के लिए काफ़ी मुश्किल कर रहे हैं वो लोग, but for legal immigrations, I think it's still going fairly well. And from what I heard कि अभी there's also a pull from Germany for Indian people to come and work there. ओह नाइस। वहाँ German ministers वगैरह आए थे, and then they opened up a new pathway. They called many people to come and work there क्योंकि वहाँ का population जो है it's getting older and they need some workforce. ओके, तो इसलिए बुला रहे हैं वहाँ से लोग भी। बट मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे जो जर्मन पीपल हैं तो वहाँ के लोग ना इंडियंस को काफ़ी जैसे अच्छी नज़र से नहीं देखते, मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत रेसिज्म है। तो क्या ये चीज़ सही है? आपने कभी ऐसा रेसिज्म फेस किया जर्मनी में? फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा है। अच्छा। तो मतलब ऑफकोर्स डिपेंड्स कि कहाँ पे कौन से एरिया में रह रहे हो या फिर तुम्हारा सर्कल क्या है, किससे इंटरेक्ट कर रहे हो। बट फ्रॉम व्हाट आई हर्ड वाज लाइक कि इंडियंस के लिए उनका पर्सपेक्टिव वाज गुड बिकॉज दे नो कि ये लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ के जॉब करेंगे एंड दे लाइक इंटीग्रेट रिलेटिवली वेल इनटू द सोसाइटी। तो इसलिए फ्रॉम व्हाट आई पर्सनली हैड एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस वाज गुड। मेरा लाइक नॉर्मल डे टू डे जो इंटरेक्शन रहता है मेरे कोलीग्स के साथ या फिर मेरे दोस्तों के साथ, मेरे फ्लैटमेट्स के साथ फॉर एग्जांपल, वो भी इट्स लाइक सुपर चिल एंड दे आर आल्सो सुपर वेलकमिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। लाइक कल्चर हो गई, शादी हो गई, या फिर खाना हो गया। इंडियन खाना बहुत पसंद रहता है। अच्छा, व्हेनेवर आई कुक लाइक एब्सोल्युटली लव द स्मेल एंड उनको भी लगता है कि क्या बना रहा है बंदा। नाइस। जितिन, जैसे आप अभी पीएचडी कर रहे हो एंड इससे पहले आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो इन दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आपको जैसे पीएचडी में क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिली एंड रिसर्च वर्क, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या था, तो वो थोड़ा सा बताओ। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में वाज एक्चुअली क्वाइट एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली इन्वॉल्विंग हाइड्रो पावर, पीवी टेक्नोलॉजीज, विंड, जियोथर्मल हो गया। ऑल्सो कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी थे जस्ट डीलिंग विद बैटरी टेक्नोलॉजीज, स्टोरेज के लिए हो गया स्पेसिफिक कोर्सेज फॉर दैट। एंड क्योंकि मेरा कोर्स थोड़ा मैनेजमेंट डायरेक्शन में भी था तो देयर वर ऑल्सो सम कोर्सेज रिलेटेड टू मैनेजमेंट कि कोई कंपनी है जिसका रिन्यूएबल एनर्जीज में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो हाउ वी कैन लाइक नेविगेट थ्रू देम एंड हाउ वी कैन हेल्प द कंपनी बेसिकली, और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस चाहिए। ऑल्सो डीलिंग विद पॉलिसीज़ क्योंकि रिन्यूएबल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो। Yes. तो वी हैड लाइक कोर्सेज कवरिंग बेसिकली ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। और मैं गया था थोड़ा और टेक्निकल डायरेक्शन में विच वॉज बेसिकली डीलिंग विद ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स। ओके, और कोर्स में ये भी था कि यू हैव टू डू इंटर्नशिप्स इन बिटवीन।
ओके। So I also had an opportunity to actually do an internship at a research institute in Germany itself, which was closely linked to my university. Institute था Fraunhofer Institute, specializes for solar energy technologies. तो institute का नाम ही वही था, Fraunhofer ISE, for Institute for Solar Energies. तो वहाँ पे actually also did some internships and also worked as a research associate or like student researcher वहाँ पे developing solar panels. तो वहाँ पे आई वॉज लिटरली लाइक मेकिंग सोलर सेल्स और उनको टेस्ट करना पड़ता था कि ये खुद से ही आप बना रहे थे? हाँ, तो सेल्स आ रहे हैं, उस पर एडिशन वगैरह करना है, जो भी करना है, लाइक यू हैव टू मेक इट इनटू अ प्रॉपर सेल, क्योंकि जो आता था वो इट वाज लाइक जस्ट अ सिलिकॉन वेफर, ओके। क्योंकि पीवी सेल्स जो बनते हैं वो सारे सिलिकॉन से बनते हैं. उसको यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ मॉड्यूल, एंड द मॉड्यूल इज लाइक नॉट जस्ट वन सेल बट अ मैट्रिक्स ऑफ 10x6, तो 60 सेल्स लगते हैं एक बिग मॉड्यूल में. तो वो बनाना था एंड उसको टेस्ट करना था बेसिकली कि कैसा परफॉर्मेंस कैसा है उसका, IV कर्व वगैरह कैसा है. इट्स अ बिट टेक्निकल वहाँ पे. तो आई हैव टू डेवलप दिस. तो वहाँ पे एक फर्स्ट एक्सपीरियंस मिला कि पढ़ तो लिया कि क्या होता है, अभी रियल हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं बेसिकली सोलर पैनल्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस. तो विच वॉज एक्चुअली क्वाइट नाइस एंड क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. तो वहीं पे मैं इंटर्नशिप भी किया इसी डायरेक्शन में. बट एट सम पॉइंट आई वाज आल्सो लाइक कि दिस इज अ बिट टू प्रैक्टिकल फॉर मी, कि लैब वर्क है पूरा एंड यू हैव टू बी इन द लैब बेसिकली द होल डे टू डू टेस्ट, टू डेवलप द मॉडल्स, जो भी काम है. क्योंकि मेरा कोर्स था एज आई सेड बिफोर कि कंप्यूटेशनल डायरेक्शन में, ऑप्टिमाइजेशन डायरेक्शन में, विच ऑल्सो इंटरेस्टेड मी. तो देन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेते हैं टू हैव अ ब्रॉडर सेंस, क्योंकि सोलर पैनल्स इज लाइक टू नैरो डाउन एंड आई वांटेड अ ब्रॉडर सेंस ऑफ कि भाई सिस्टम में क्या चल रहा है. तो क्योंकि सोलर पैनल्स इज जस्ट वन टेक्नोलॉजी इन द होल सिस्टम, राइट. सिस्टम में तुम्हारा विंड है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है, हाइड्रो पावर है, गैस टर्बाइन है, ऑयल टर्बाइंस हैं. तो टू टेक दीज ऑल इनटू अकाउंट देन आई मूव टू एनर्जी सिस्टम एनालिसिस. तो दिस इज बेसिकली द होल सिस्टम पर्सपेक्टिव कि तुम्हारा जनरेशन हो रहा है थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज and you have demand in different sectors, right. And different sectors basically in this sense means industry हो गया, transport हो गया, households हो गया, या फिर commercial buildings हो गए. These are more or less the big four sectors. Agriculture is also a huge demand but also emissions. But मेरा focus at that time उतना नहीं था उस पर, but focusing basically on the supply and demand. And ये demand कैसे meet हो रहा है, क्योंकि you need grid infrastructure to supply electricity for example, या फिर taking the case of Germany, you also need gas infrastructure. So industries में gas use हो रहा है, या फिर घरों में gas use हो रहा है for heating. You also need gas infrastructure. So you need to optimize basically the infrastructure for supplying these pipelines हो गया, grid हो गया, जो भी है, but also for the production of electricity, heat, gas. Basically you have to optimize कि किस moment पे कौन सा technology और like कौन सा power plant चल रहा है to supply a particular demand. यहीं पे basically मेरा research topic आता है. ओके। तो वही PhD उसी में चल रहा है अभी, एंड फोकसिंग ऑन हाइड्रोजन इन दिस एस्पेक्ट कि व्हाट रोल कैन हाइड्रोजन प्ले टू मीट दिस गैप. यार जितिन, अभी ना जैसे न्यूज़ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा ना इनोवेशंस हो रही हैं ग्रीन एनर्जी के लिए, क्योंकि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं वो भी डिप्लीट हो रहे हैं, उनको भी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है, एंड एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है. तो उन इनोवेशंस में से आपकी कौन सी ऐसी इनोवेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है रिन्यूएबल एनर्जी में? तो हियर आई एम अ बिट बायस्ड क्योंकि मेरा PhD टॉपिक ही है, ओके। which interests me kind of quite so much, क्योंकि hydrogen itself is quite multifaceted. So hydrogen is a molecule in itself, but उसको you can convert it into different forms and you can use it for different technologies or different end users basically. ओके। So you can for example convert hydrogen to methane or methanol, या फिर अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन यू कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया में कन्वर्ट किया तो यू कैन डायरेक्टली यूज इट एज अ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो वहाँ पे एक यूज़ हो गया. हाइड्रोजन itself is also a storage medium of energy more or less. To meet the demand you can shift the supply कि हाइड्रोजन है तुम्हारे पास stored है, तो उसको you can reconvert it back to electricity at some point. तो these are like different perspectives where hydrogen can play a role. Also another example is for aviation industry. Aviation के लिए for example electrification is quite difficult, also for shipping, for maritime transport के लिए. तो यहाँ पे you can use hydrogen and convert it into a synthetic fuel, and then you can use the more or less existing engines of aircrafts or ships. So I particularly like hydrogen because it's involved in different aspects and different sectors in different depths. अगर मैं बाहर की बात करूँ apart from hydrogen, तो there are like so many innovations going on right now. For example, there's also this thermal storage technologies. तो उसमें क्या होता है, molten salt हो जाता है वो, या फिर sand होता है, molten sand. तो
you use excess of electricity when you have it, for example at noon peak times जहाँ पे solar बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास for example, and you convert it into molten salts. Okay. That's also basically a storage medium of electricity, of energy. So, and at times when you don't have sun, but you have a demand, for example evening peaks जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, तो वहाँ पे you can reconvert this solar heat you have into steam, and then the steam can run a turbine to produce electricity. So this is basically postponing the supply or like shifting the supply to meet the demand. So this is also one interesting aspect that is going on right now. Also, what is interesting is ki offshore productions. So offshore wind is not so new, but like still not early phases, I would say. It's still there, mature in technology here, and it's still growing. But क्योंकि offshore में you have much more strong wind availability, तो वहाँ पे क्या होता है कि you have higher speed winds. So the more farther you go from the coast, the more stronger the winds get. But also more difficult it gets to basically erect a wind turbine. तो अभी उस पर भी काम चल रहा है कि basically coming back to hydrogen at this point कि using the electricity generated at that wind turbine to directly convert it to hydrogen. तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि you don't need a DC cable to connect the wind turbine to a mainland to transport this electricity, but you can convert this electricity at the turbine itself to hydrogen, और हाइड्रोजन को थ्रू पाइपलाइन तुम शोर पे ला सकते हो, लाइक मेनलैंड पे ला सकते हो, एंड द कॉस्ट ऑफ पाइपलाइन इज मच लेसर देन द कॉस्ट ऑफ न्यू DC केबल. ओके. तो इसलिए you can like basically make it more efficient to transport the same amount of energy. So these are also like super interesting fields that are going on right now, and मेरा भी एक kind of project है इस direction में कि offshore production of hydrogen, or also the different derivatives that I said कि ammonia हो गया, methanol हो गया, methane हो गया, that all you can do offshore, फिर वहाँ से mainland में transport कर सकते हो and distribute it wherever you need basically. तो बट इसमें जैसे ऐसा नहीं है कि आपने जैसे बताया कि हाइड्रोजन को हम यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल जैसे एविएशन एंड शिप्स में, तो बट पॉल्यूशन तो इसमें भी होगा क्योंकि अगर फ्यूल बर्न होगा तो कहीं ना कहीं तो पॉल्यूट तो करेगा ही वो एनवायरनमेंट. हाइड्रोजन का दिस मेन बेनिफिट बेसिकली कि if you combust hydrogen, or if you use fuel cells to convert hydrogen back into energy or electricity, fuel cells में specifically you only generate water vapor as an exhaust. Okay. तो इसमें कार्बन emissions कुछ भी नहीं है. So carbon dioxide for example emissions कुछ भी नहीं हो रहे at the point of usage of hydrogen. The question of how that hydrogen is produced, how the technology is using hydrogen is produced, it's a different thing. But at the point of usage itself, there are no emissions happening. At least from carbon dioxide or nitrous oxides perspective, या फिर potassium, no emissions happening there. यार जितिन, जैसे अभी ना AI का ज़माना है एंड AI काफ़ी ज़्यादा बूम पे है एंड मशीन लर्निंग ऑल्सो, तो AI एंड मशीन लर्निंग का कोई रोल है इन ऑप्टिमाइजिंग ग्रीन एनर्जी? Yeah, I mean definitely. Personally, इस पर ज़्यादा interaction नहीं है बैठा because I deal with other specific optimization routines. But I also know some institutes who are working in this direction. Okay. हमारा institute भी actually uses some sorts of AI and machine learning to optimize the dispatch of electricity, for example. So the same question of demand कब है, supply कब करना है, और dispatch is more necessary there कि हर 15 सेकंड में जैसे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, तो you need to optimize not only for the demand but also for the costs. कि मार्केट में बहुत सारे players हैं with different technologies, right? And then you also need to optimize कि कौन सा technology can provide how much of amount of electricity at what price. So these all are also done through using some AI and ML models. Yeah, तो I mean some scope is there. तो यार अभी जैसे आप PhD कर रहे हो ग्रीन एनर्जी में, तो आपको एक आइडिया होगा कि अभी हम कितना क्लोज हैं. अगर हम ऐसे सोचें कि फुली ग्रीन एनर्जी को ऑप्टिमाइज करें, तो कितना अभी हम उसके पास हैं और कितना टाइम लगेगा हमें फुली डिपेंड होने में रिन्यूएबल एनर्जी पे? We are slowly going there, but still quite behind actually. Green energies का installation काफ़ी बढ़ रहा है अभी, but I think COVID के time में it took a dip, of course, as did everything else. But for example, Germany में there was some certain times जब majority electricity supply was renewable based. Okay. So there was some times कि more than 50% of the electricity generated is coming from solar or more renewable sources. India का case देखो तो the target even to reach net zero is quite far, right? 2070 में official target है इंडिया का, Germany का target is 2045. Okay. तो it's already quite a difference of 25 years वहाँ पे कि different countries उनका target क्या है. Of course, when they reach the target is a different thing. But from the stated targets itself, we see कि it's not optimistic, let's say, but
इट्स मोर कि धीरे धीरे करेंगे, पहुंचेंगे वहाँ पे. But I think it will definitely take time because there's quite so many problems, especially dealing with storage technologies, which becomes more and more important the more renewable energy you have in your grid. So I'm hopeful that it will happen soon enough, but mid to long term, I hope it gets better, definitely. राइट. यार एक ना बात बोली जाती है कि जर्मनी एक ग्लोबल लीडर है अगर बात होती है ट्रांजिशन की फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी. तो आप जर्मनी का रोल कैसे देखते हो एक ग्लोबल एक्सपेक्ट पे कि और भी जो कंट्रीज़ हैं उससे जो सीख लें कि आप नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हो, तो जर्मनी क्या रोल प्ले करता है? So I think at a global scale, Germany का जो role है, what they expect for themselves is also कि वो लोग leaders बनेंगे in terms of production of these technologies, क्योंकि the renewable sources or renewable resources for Germany are quite limited. Geographically location जो है Germany का, it's like not best suited for solar, for example. Wind है but also limited offshore wind potentials. Geothermal भी काफ़ी restricted है, hydropower जितना होना था वो हो गया वहाँ पे. What they try to do is try to bring the technologies which are basically needed for this energy transition, the term that they coined, to basically also help the other technologies because Germany is also quite dependent on the other neighboring countries. So European region में Germany plays a major role and it's quite an importer of electricity. Okay. क्योंकि उसको अगर खुद के टारगेट्स मीट करने हैं तो द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो नीड टू बी कार्बन न्यूट्रल, नहीं तो वो नहीं बोल सकते कि लाइक वी आर न्यूट्रल एंड द अदर्स आर नॉट. राइट. Right. इसलिए I think they place themselves quite diplomatically in a good position to be able to push their own requirements to promote green technologies. तो इसमें global aspects में बात करी जाए तो other countries which are competing, like for example US and China, these are major competitors, right? And China का production technologies is like super fast growing. But US में क्या होता है कि they are technology agnostic, which Germany is not, for example. Germany में the focus relies on some specific technologies. US में है कि they are open to anything. कि problem ये है solve करो, जैसे करना है तुम solve करो. Like it's they are quite open. Germany में they are quite limited in terms of कि ये option चाहिए ये नहीं चाहिए. तो one famous case, for example, in this perspective is the case of nuclear. Okay. क्योंकि Germany is anti-nuclear as of now. That is because क्योंकि जो population है वहाँ की that is anti-nuclear. तो they say like okay, लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को बहुत डर है based on the accidents and more important how you deal with the waste of nuclear. तो इसलिए they said okay, we are not going to have any more nuclear plants but we'll shift to more other green technologies. Okay. But other countries का perspective थोड़ा अलग रह सकता इस मामले में. जैसे फ्रांस है, फ्रांस is like super pro nuclear. उसका like I think majority share of production comes from nuclear technology itself, nuclear electricity. Germany is trying to bring all of these perspectives together and trying to make a path which is beneficial for itself, but also for the neighboring countries and from a global perspective. Ki it's pushing ki okay, we should reach carbon neutrality earlier and earlier, and it's setting targets more specifically. For example, government ने वो भी set किया कि by which year how much of capacity installments should be there of different technologies. Okay. So for solar, for example, there are targets कि 2030 में इतना गीगावाट इंस्टॉलेशन होना चाहिए सोलर का. Okay. इतना गीगावाट ऑफ विंड होना चाहिए. विंड में डिवाइडेड है कि ऑफशोर है ऑनशोर है कितना है. ऑफ हीट रिक्वायरमेंट्स कितना होना चाहिए. हाउ मच ऑफ हीट in 2030 should be renewable based. So these specific targets definitely help to navigate the way कि तुम्हें पता है कि ये टारगेट है ये मीट करना है. तो it also helps the companies who are developing these technologies कि पता है कि इतना टारगेट मीट करना है तो मेरा प्रोडक्ट जो है सपोजिंग आई एम मेकिंग अ कंबाइंड हीट पावर प्लांट, तो आई नो कि इतना टारगेट मीट होना है तो मेरे लिए सेफ है कि आई कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बिकॉज दिस टारगेट नीड्स टू बी मेट एंड दैट इज स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो इसलिए आई मीन ऑफ कोर्स व्हेन यू गो इनटू द न्यूएंसेस इट मे बी डिफिकल्ट बट एन आउटरमोस्ट लेयर इज देयर सेइंग कि इतना फिक्स्ड है तुम कर सकते हो. तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक एडवांटेज है. हाँ. क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया है कि हमें इतना तो चाहिए, इतना हमें इंस्टॉल करना है. Exactly. तो उनको एक सिक्योरिटी है कि इतने तो डिमांड है ही, हमें इतना तो मीट करना ही है और ये आगे जाके बढ़ेगा ही. एग्जैक्टली. तो इसमें ये भी हो जाता है कि कंपनीज देन वांट टू जंप इनटू दिस कि अपॉर्चुनिटी आई है एंड दे डोंट वांट टू बी द लास्ट मूवर्स एट दैट पॉइंट. The first movers have an advantage in this sense. तो इसलिए नई नई वाली कंपनीज भी आ रही हैं तो उनको भी एडवांटेज है इसमें. राइट. सो यार जितिन, अभी थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाते हैं. उसमें कुछ मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक सोर्सेज के बारे में बात करी जाए. अभी जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जैसे उसमें एक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एटसेट्रा, काफ़ी सारे हैं. उसमें आप सबसे प्रॉमिसेबल सोर्स किसको देखते हो फ्यूचर में? ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन से
लोकेलिटी से देख रहे हो, लाइक कौन से लेवल से देख रहे हो, राइट? तो कंट्री लेवल पे है तो इफ़ आई स्पीक फ्रॉम अ जर्मन पर्सपेक्टिव, वहाँ पे दे आर प्रमोटिंग विंड एंड सोलर. ओके. I mean, India में भी of course solar potential is quite high. The global south में भी solar potential is quite high. So I think there's quite a huge potential for solar. और solar में भी different technologies हैं. Like PV of course direct conversion into electricity is one. Solar thermal भी है जो converts just the solar light into heat that can be used for hot water for example. But also where you can install these solar technologies, that is also another factor. कि ground mounted है, like open field PV panels हैं just like more large scale megawatt capacities, या फिर you can also install those in like on buildings for example. This basically means कि एक ही टेक्नोलॉजी को बेसिकली सोलर पीवी या फिर सोलर थर्मल को यू कैन इंस्टॉल एट डिफरेंट प्लेसेस. तो दिस बेसिकली इंक्रीजेस इट्स चांस ऑफ अडेप्टेबिलिटी कि कहीं पे भी लग सकता है वो. अभी रिसेंटली वो भी हुआ था कि सोलर पैनल्स को गाड़ी पे लगा रहे थे. राइट. मर्सिडीज की एक गाड़ी थी जो उस पे लगा रहे थे सोलर पैनल्स. आई वाज एक्चुअली आल्सो इन्वॉल्वड in that project to some extent, to develop that models and to develop that surface basically where the PV panels need to be installed. So the flexibility that these panels offer based on where they can be placed, this I think is like quite good क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा flexible हैं, काफ़ी scope बनेगा कि कहीं पे भी install हो सकते हैं. Specifically also for rooftop or for buildings, क्योंकि अभी बात चल रही है कि also to install PV panels on the building's outermost layers, so facade करके या फिर rooftop पे. Okay. तो there you have the area which would otherwise have been non-used, क्योंकि buildings का जो front देखो तो windows वगैरह हैं of course, but बाकी जो दीवारें हैं which is खाली, तो वहाँ पे तुम PV panel लगा सकते हो and you can generate electricity, and it's like more or less now a feasible option to generate electricity क्योंकि efficiency है 22-23% की, and they can generate electricity even when attached to buildings. I think solar panels have quite a huge potential to further grow in terms of the applicability. कहाँ यूज़ हो सकते हैं. So according to you, solar is promisable source for the future. हाँ. मेरे को ना इसमें आप ये बताओ कि कुछ कुछ बैरियर्स भी होंगे of course सोलर के, तो वो क्या बैरियर्स हैं? सोलर के लिए फॉर एग्जांपल ह्यूज बैरियर इज जब वो यूज़ हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट गेट्स हीटेड अप क्योंकि धूप से चल रहा है वो. तो व्हेन इट गेट्स हीटेड अप तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज टू कीप द पैनल्स कूल. नहीं, बट उसका काम तो वही है ना कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे. जब हीट अप हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है पैनल की इटसेल्फ. अच्छा. मैं कहता 23% जो फिगर था फॉर एग्जांपल पहले, दैट विल रिड्यूस डाउन टू 15% फॉर एग्जांपल. ओके. सन आ रहा है बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू आर गेटिंग आउट इज रिड्यूस्ड. दिस इज अ बैरियर कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी कितना है. अदर वन इज कि डस्ट डिपेंडिंग ऑन वेयर यू इंस्टॉल दिस पैनल्स. क्योंकि काफ़ी बार हम लोगों ने भी आइडिया सुना है कि डेजर्ट्स में क्यों नहीं लगाते पीवी पैनल, क्योंकि वहाँ पे धूप इज अबंडेंट, सोलर पोटेंशियल यू हैव टू मच, बट वाई डोंट वी इंस्टॉल देयर. तो वही प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि डस्ट जब आता है पीवी पैनल पे दैट ऑल्सो रिड्यूसेस इट्स एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ कन्वर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूसेस. तो क्लीनिंग और मेंटेनेंस में जाता है इसमें काफ़ी. तो यू नीड टू हैव सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट और लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट रहेंगे इसमें विच इज़ अदरवाइज नॉन एग्जिस्टेंट फॉर पीवी पैनल्स. फॉर एग्जांपल अगर यूएस में देखें या फिर लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें, कनाडा हो गया, तो वहाँ पे इट स्नोज हैवीली. अब स्नो हो गया तो या फिर आइस गिरने लगती है, ओले गिरते तो पीवी पैनल को टूटने का बहुत चांसेस हैं, वो डैमेज हो जाएगा. तो दैट इज़ ऑल्सो वन एस्पेक्ट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पीवी पैनल्स को. एंड ऑफकोर्स वन अदर मेजर एस्पेक्ट इज सपोज कि हम लोग डेजर्ट में पीवी पैनल का एक बहुत ओपन फील्ड बना दिया, but you have to also transport this electricity. Demand is probably not going to be in that desert center. Desert में like population कम है, demand भी कम ही रहेगा. डिमांड कहीं और है. हाँ, डिमांड कहीं और है, इंडस्ट्रीज भी कहीं और होंगी. तो you have to transport all of this electricity to that demand site, और ये सारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए you have to make up the whole grid infrastructure. Right. और वो कितना एक्सेसिबल है, वो कितना कॉस्टली रहेगा, that all also plays a major role. तो this location, temperature, dust, weather conditions basically, these all play a major role in terms of how and where you can install these PV panels. Right. तो ये जैसे challenges हैं कि एक तो डस्ट आएगी, बारिश हो गई या कहीं पे स्नो गिर गई, तो आप मेरे को ना जैसे एक बात बताओ कि अभी जैसे मैंने न्यूज़ में देखा था कि एलन मस्क कह रहे हैं कि वो यूएस में एक बहुत बड़ा एरिया है कि वो वहाँ पे इतने ज़्यादा पैनल्स बिछा देंगे कि एक पूरी मतलब लास वेगस सिटी को वो सप्लाई कर सकते हैं पावर. तो क्या ये एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है, ये हो सकता है ऐसा? इंस्टॉल हो सकते हैं, यस, सफिशिएंटली अगर मेंटेन किया
तो यू कैन डू इट डेफिनेटली. बट अगेन यही सेम पॉइंट्स आएंगे कि डस्ट है तो रेगुलर क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू ट्रांसपोर्ट ऑल ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी. तो पीवी पैनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स you can maybe still handle, but जो grid costs हैं वो भी like that's additional investment that you have to do. और grid का cost it doesn't necessarily rely on the hand of the person investing in it, क्योंकि grid तो government asset हो जाता है. तो government को decide करना है कि वहाँ पर जाना है नहीं जाना, अगर वहाँ से उसके लिए beneficial है या नहीं. तो that all also plays a role कि कितना इंस्टॉल कर सकते हो वहाँ पे. यार जितिन, जब बात होती है ना रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने भी अभी बोला वो है कि एनर्जी का स्टोरेज एंड एफिशिएंसी. तो अभी क्या है कि एनर्जी स्टोरेज जो है स्पेशली सोलर एंड विंड में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो उसमें क्या कुछ ऐसी एडवांसमेंट्स हुई हैं जो आगे जाके लोगों को हेल्प करें? जैसे जैसे रिन्यूएबल्स बढ़ते जा रहे हैं ग्रिड के अंदर, तो स्टोरेज बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ अ टॉपिक टू एड्रेस ना. तो देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट आर बीइंग कंसिडर्ड नाउ फॉर स्टोरेज. तो बैटरीज तो ऑफकोर्स हैं ही हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल बैटरीज हैं. बट वॉट यू हैव टू कंसिडर ऑल्सो फॉर स्टोरेज इज की द ड्यूरेशन दैट दे कैन सप्लाई इट फॉर, द ड्यूरेशन दैट दे कैन हैंडल द difference between supply and demand. There are different kinds of storage technologies that are available. Also the question becomes कि कितना long term supply करना है, या फिर what is the duration that you require the storage for. तो for example if you look at the case of batteries, तो जो normal electric batteries होती हैं they can supply for from seconds to some minutes more or less, or maximum some hours the storage capacity to meet the disbalance between supply and demand. अब यही प्रॉब्लम आती है कि अगर लॉन्ग टर्म डिसबैलेंस है, सपोज करो कि समर में बहुत अच्छा था, धूप बहुत थी, तो यू हैड मच मोर सोलर. विंटर इज़ लाइक वेरी कोल्ड एंड वेरी क्लाउडी. तो इफ़ यू ओनली रिलाई ऑन बैटरीज यू कांट मीट दिस सीजनल मिसमैच. तो हियर यू नीड मोर टेक्नोलॉजीज विच कैन स्टोर फॉर रियली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो हियर देर आर सम टेक्नोलॉजीज लाइक पम्प्ड हाइड्रो फॉर एग्जाम्पल. ओके, ये क्या चीज़ है? पम्प्ड हाइड्रो में क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि डैम के जैसा, बट व्हाट यू डू इज कि यू टेक अ जियोग्राफिकली गुड प्लेस विच हैज बोथ हाई बेसिन एंड लो बेसिन, एंड व्हेन यू हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू पंप वाटर फ्रॉम द बॉटम टू द हायर रिजर्वॉयर. ओके, तो इस मामले में तो यू आर लाइक यूजिंग बेसिकली एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक सारा डिमांड मीट हो गया, यू हैड सम एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू यूज दैट इलेक्ट्रिसिटी टू पंप द वाटर अप हायर रिजर्वॉयर पे आ गया. And then for example you have periods of low wind or low solar. So what you can do is use this stored water to run up a turbine down the hill. Okay. So basically it works as a dam, but it's a man-made project in this way. कि you pump it up when you have excess of electricity and then you use that water to produce electricity at a later point of time. So this is used for example like seasonal storages के लिए use होता है. Also यहीं पे आता है hydrogen का role भी, कि it's also meant to be a seasonal carrier of energy. You produce hydrogen when you have excess of electricity, store it in some form, and then use it when you don't have enough electricity available. But this difference is like large in terms of time horizons, कि कब available है and कब available नहीं है. ओके यार, जैसे मैं अभी इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जैसे क्या है कि लोगों ने सोलर पैनल्स अपने घरों के ऊपर लगा दिए हैं, तो उससे वो जैसे छोटी मोटी चीज़ें ऑपरेट कर लेते हैं, जैसे गीज़र का काम करते हैं, राइट. तो वो चीज़ उनकी हो रही है, एफिशिएंसी थोड़ी कम है बट दे आर मैनेजिंग. अब जैसे ये तो एक सिंगल हाउस होल्ड की बात हो गई. चैलेंज वहाँ पे कितना बड़ा होता है जब आपको एक पूरी सिटी को लाइट सप्लाई करनी है. अभी तो जैसे हम डिपेंडेंट हैं कोल पे, बट फ्यूचर गोल्स हमारे हैं कि हम टोटली डिपेंड होना चाह रहे हैं, ज़ीरो कार्बन एमिशन की बात होती है. तो उसमें ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि छोटे घरों में तो चलो ठीक है कि आप फिर भी सप्लाई कर रहे हो, अगर एक पूरी बड़ी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है. वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स इज कि ऑफ कोर्स कॉस्ट कौन बेयर करेगा, कि घर में पीवी पैनल लग रहे हैं वो इंडिविजुअली लगा रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम पड़ेगी कि ग्रिड कितना हैंडल कर सकता है. अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है अगर यूज़ नहीं हो रहा, अगर स्टोर कर लिया इट्स गुड, बट यू कैन ऑल्सो सेल इट टू द ग्रिड इटसेल्फ. ओके, तो हाउ मच इज द ग्रिड केपेबल ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि पहले क्या होता था कि इट्स मोर वन डायरेक्शनल ना, कि पावर प्लांट बना रहा है एंड घर पे कंजम्पशन हो रहा है, एक जगह से सप्लाई हो रही है दूसरी जगह कंजप्शन हो रहा है. हाँ. तो अभी क्या हो रहा है, अभी दोनों हो रहा है कि कंज्यूमर नहीं रहा, प्रोड्यूसर भी रहा, राइट. तो वो प्रोज्यूमर बन गया बेसिकली. तो हाउ मच कैन द ग्रिड हैंडल दिस, और इसकी मीटरिंग कैसे हो रही है, प्राइसिंग बेसिकली कैसे हो रहा है, कि हाउ मच डू यू सेल टू द ग्रिड, हाउ मच डू यू कंज्यूम, and do you get a fixed price to sell this electricity? Are you motivated, are you somehow incentivized to sell this electricity to the grid rather than using it for yourself or storing it within your own battery systems?
और अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हाउ इज़ द गवर्नमेंट हेल्पिंग द पीपल टू इंस्टॉल मोर पैनल्स, क्योंकि इट्स नॉट चीप टू इंस्टॉल पीवी पैनल्स बाय योरसेल्फ एट योर ओन होम. और अगर बैटरीज की भी बात करें तो बैटरीज आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, राइट? यस. तो इट ऑल कम्स डाउन कि कितना गवर्नमेंट हेल्प कर सकता है फॉर द पीपल टू इंस्टॉल देम मोर एंड मोर सो दैट द टारगेट बेसिकली इज रीच्ड. और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि there's this thing called demand side management. तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, you can change your demands at a household level, at a commercial में उतना नहीं, but more prominent for household levels, कि by looking at how much of energy is available at a given time and what the cost of that energy is. But for example, अगर देखा जाए कि दोपहर में सोलर ज़्यादा रहता है, assuming कि दोपहर में you have too much of solar and usually the demand is less, अगर हाउस होल्ड में देखें तो द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट दैट पॉइंट इज़ क्वाइट चीप, क्योंकि सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा नहीं है. तो इफ़ यू यूज़ सम पर्टिकुलर सिस्टम्स यू कैन ऑप्टिमाइज योर ओन कंजम्पशन. जहाँ पे जैसे वॉशिंग मशीन चलाना है, रात के अलावा दोपहर में चलाने लग गए, राइट. तो इफ़ द प्राइस इज़ फ्लेक्सिबल यू कैन स्टिल यूज़ योर ओन टेक्नोलॉजीज वट एवर यू नीड, बट द कॉस्ट एट द एंड विल बी लेसर. तो दीज डिमांड साइड मैनेजमेंट्स तो यू कैन ऑल्सो डू कि पीक शेविंग्स फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला था कि सुबह एक पीक आता है, शाम को एक पीक आता है. तो इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल फ्रॉम हाउस होल्ड परस्पेक्टिव यू कैन ऑल्सो डू कि जैसे वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, यूजुअली शाम को चला देते हैं, अब दोपहर को चलाने लग गए, तो शाम का पीक थोड़ा कम हो गया. तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पीक पे प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की. सो इफ़ यू योर सेल्फ चेंज योर डिमांड फ्रॉम द पीक ऑफ द इवनिंग to when it's more available, when the electricity is more available, when it's more cheap, so it's also beneficial for you. Yes. Right? तो ये different perspectives हैं कि cities में कैसे renewables को more integrate किया जा सकता है. और अगर बात करें कि EVs आने हैं, तो EVs को चार्ज भी करना है, और यूजली क्या होता है कि रात को चार्ज करते हैं, क्योंकि वन थिंग इज़ कि रात में कोई और डिमांड यूजली रहता नहीं है, बट सप्लाई भी कम रहता है, तो प्राइस कैन टेंड टू बी अ बिट हाई. So if you have the opportunity to charge your vehicle at your office space, for example, during the solar peak time, I'm saying कि noon में हो रहा है, so then you get cheaper electricity and you basically charge for much lesser prices than you would have if you charged during the whole night. तो ये some demand shiftings कर सकते हो. The cities are more integrated in terms of renewable uptake. बट ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना. हाँ, देर आर मोर कंपनीज वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो मेरे भी कुछ लोग दोस्त हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं. तो इट्स अगेन ऑप्टिमाइजेशंस हैपनिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सप्लाई, डिमांड, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी. सो इन सब पर्सपेक्टिव्स को लेके यू कांट डू इट बाय योरसेल्फ, यू डेफिनेटली नीड अ सिस्टम विच डज इट मोर लेस फॉर यू. और इसी केस में स्मार्ट होम्स भी आ जाते हैं कि इफ़ योर स्मार्ट होम्स आर समहाउ लिंक्ड टू दिस डिमांड साइड मैनेजमेंट, they can turn up and on and off again whenever, reflecting the electricity prices if it's flexible. आप मेरे को थोड़ा सा इस बारे में बता सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, जिसकी आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है, उसमें क्या रिलेशन है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कार्बन एमिशन होती हैं वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन में होती है, सेकंड इज इंडस्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन होती है. एंड अगर हम बात कर रहे हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की, तो ये इन दोनों फील्ड में उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है. अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन में तो ईवीज आ गए हैं, बट इंडस्ट्रियल अगर यूजर्स देखा जाए तो उतना ज़्यादा अभी एफिशिएंट नहीं है. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? रिन्यूएबल्स उन्हीं टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज उनको बोलते हैं जो ज़्यादा एमिट ना करें, लाइक बेसिकली क्लोज टू जीरो एमिशंस. सोलर फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो उसको पीवी टेक्नोलॉजी बना देते हैं एंड देन द एमिशन एट द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट. सेम इज द केस फॉर विंड. बट ऑफ कोर्स लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि विंड टर्बाइन बनाने के लिए यू यूज सम सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, वहाँ पे एमिशंस हुए हैं, बट दैट इज लाइक अ लाइफ साइकिल अप्रोच, वो अलग पॉइंट है. बट एटलीस्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी देयर आर नो अदर एमिशंस हैपनिंग. तो दिस बेसिकली हेल्प्स टू रीच द गोल ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी. अब कार्बन न्यूट्रलिटी क्यों है इंपॉर्टेंट है? इट इज़ बेसिकली क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ वार्मिंग दैट हैपन्स ऑफ द अर्थ एट अ ग्लोबल स्केल, राइट? तो ग्लोबल वार्मिंग होता है. तो द थिंग वॉज द ओल्डर टेक्नोलॉजीज जो कोल पावर प्लांट्स हैं या गैस पावर प्लांट्स हैं, ऑयल पावर प्लांट्स हैं, दे एमिट टन्स ऑफ एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन दीज रिस्पेक्टिव फ्यूल्स ऑफ कोल, ऑयल और गैस आर बर्न्ड. तो उसको अवॉइड करने के लिए यू रादर यूज रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज. एंड अनदर थिंग इज कि these sources of coal, oil, gas, non-renewable sources basically are also limited
in their Right. amount, how much you can extract from the Earth's core. The concept with renewables is like it's basically available all the time. तो सोलर हो गया तो लाइक धूप सुबह आती है शाम को जाती है, बट सुबह आती है एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, बट इट्स देयर. विंड का भी सेम सीन है कि हवा चलती रहती है, कहीं ना कहीं तो हवा है ही कहीं है. कम कभी हाँ. ज़्यादा. Right. This basically relates the renewables with the carbon neutrality. ओके. सो यार जितिन, अभी जैसे आप पीएचडी कर रहे हो, आपने काफ़ी सारा रिसर्च वर्क भी करा है, तो अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी की बात करें तो आने वाले 10 से 20 सालों में आप एनर्जी शिफ्ट कैसे देखते हो? The global perspective में अभी in the recent years और ज़्यादा important हो गया, क्योंकि from the perspective of Germany at least, रशिया का और यूक्रेन का वॉर हुआ, तो the supply of Russian gas to Germany was restricted. यस. तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए गैस के. इट शोज़ कि यू नीड टू बी वेल इंटरकनेक्टेड with other regions. You should not rely on just one particular source for your supply. Same is the case for any other country. Europe में they are quite well interconnected, the countries itself, क्योंकि वहाँ पे each particular country का कुछ ना कुछ limitation है, कुछ ना कुछ advantage है. The more well connected they are. So supposing कि north में you have usually higher wind potentials and south में you have higher solar potentials. ओके. और इन दोनों का यूजली ट्रेंड उल्टा चलता है कि दोपहर में धूप आएगी, बट दोपहर में यूजली विंड उतना नहीं रहेगा, रात को आएगा. तो इफ़ यू आर वेल कनेक्टेड विथ योर नेबरिंग कंट्रीज, यू कैन बेसिकली मिटिगेट दिस प्रॉब्लम कि सप्लाई इसी टाइम पे है. वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी रियली वेल. तो इसमें एट सम पॉइंट आई थिंक लुकिंग डाउन द रोड 10-20 ईयर्स में, एज यू सेड, कि वुड बी रियली गुड टू हैव अ वेल कनेक्टेड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑयल का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अभी गैस का भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बट गैस गॉट अफेक्टेड रियली लाइक क्रेजी ड्यूरिंग दिस रिसेंट इन्वेजन. ऑयल का भी यही हुआ, लाइक इंडिया में भी प्राइसेस बढ़े थे पेट्रोल वगैरह के, राइट. So the more interconnected you are with different available sources, the better you are for yourself. You're more resilient, you're more secure. Ki if one source goes bad, I still have other probable options that I can take. So this concept of interconnectedness really helps to survive through whatever difficulties you may face in the long term. Okay. And this interconnectedness, of course, can be in the form of electricity itself, जो electrical grid की बात चल रही थी, but also अभी जैसे carbon neutral में जा रहे हैं, तो gas and oil are not supposed to play a role in that aspect, right? तो यहाँ पे you can shift or change these to hydrogen based carriers. तो गैस को हाइड्रोजन को यूज करके मीथेन बना दिया. ऑयल के लिए यू कैन क्रिएट सिंथेटिक फ्यूल्स यूजिंग हाइड्रोजन इटसेल्फ. बेसिकली यू कैन क्रिएट दीज सिंथेटिक फ्यूल्स यूजिंग हाइड्रोजन इटसेल्फ. तो द बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट विल रिमेन. The carrier itself, the energy form it's being transported, that can become carbon neutral. So this interconnectedness, I think, will become more and more crucial in the next years. नाइस. एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा एक वैलिड पॉइंट है कि आपको एक सोर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर था, तो हमने तो जैसे रशिया से तेल खरीद लिया, तो उतने प्राइस नहीं बढ़े जितने और कंट्रीज़ में बढ़े, क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट रहते मिडल ईस्ट पे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती. तो ये तो एक वैलिड पॉइंट है ही. तो अभी आप मेरे को ये बताओ कि डेवलप्ड कंट्रीज तो शिफ्ट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, या हो रही हैं. डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी डिपेंडेंट हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे, तो वो ऐसा क्या करें कि वो जो शिफ्ट हों फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एनर्जी टू ग्रीन एनर्जी? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इट्स मोर क्रूशल, राइट, कि उनको शिफ्ट करना है, बट ऑल्सो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, कि कितना शिफ्ट कर सकते हैं, कितना न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज. उनको ग्रोथ चाहिए, दैट मे बी मेनली कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, एंड द फोकस मे बी शिफ्ट्स मोर ऑन प्रायोरिटाइजिंग दोज आउटपुट्स through which the country develops and you can have increase in income. One important aspect is to try and mismatch the growth and the carbon emissions. Okay. So historically ऐसा है कि if the country is growing, the carbon emissions are also growing. The two are super highly correlated. But the aim is now to disentangle this graph. Ki growth should not directly correlate to the emissions. Even if you're growing, the focus should also lie on not just grow from an economic perspective based on emitting energy sources, but to try and also reduce those at the same time. You can't say कि मेरे को अभी emit करना है तो जितना करना है बाद में देखा जाएगा. तुम ये दोनों साथ में भी ले जा सकते हो. If you want to grow, you can also grow sustainably. तो ये नहीं है कि if you do sustainable investments into renewable technologies, you have a degrowth. That's not necessarily true. I mean, in some certain aspects, it may be the case,
बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, द कॉस्ट दैट यू विल हैव इफ यू डू नॉट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज नाउ, it will come back to bite you in the future. करेक्ट. I think it's really important to take growth and sustainability together. हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं एंड फ्यूचर देखा जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है ईवीज. एंड सेम इज़ विद स्मार्ट होम्स. आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक है. तो आप इसको कैसे देखते हो, ईवीज को एंड स्मार्ट होम्स को, ग्लोबल एमिशंस को रिड्यूस करने में? EVs का definitely has a major role in reducing the emissions of transport sector. क्योंकि transport conventionally has only been through fossils, diesel हो गया, petrol हो गया, तो इसमें ज़्यादा options नहीं थे पहले. And now it's trying to reduce its emissions using electricity. And the thing here is also कि EVs are better only until the electricity being produced are also renewable based. ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिसिटी तुम बना रहे हो कोल से और तुम उसको यूज़ करके ईवी चला रहे हो और तुम खुश हो गए. ऐसे नहीं होगा. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इज ऑल्सो ग्रीन, टू मेक श्योर दैट द ईवीज आर बेनिफिटिंग द एनवायरमेंट एज यू नीड इट टू बी, क्योंकि अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक डिप्लीटिंग द एनवायरमेंट मोर. करेक्ट. बट अगर बात करी जाए ऑल्सो फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग रेंज ट्रक्स, तो वहाँ पे अभी बैटरीज नाउ गेटिंग मोर इन्वॉल्व, बट एटलीस्ट स्टिल इन द इनिशियल फेजेस. वहाँ पे इट गेट्स अ बिट मोर डिफिकल्ट टू मेक इट इलेक्ट्रिफाइड. तो वहाँ पे again comes the case of synthetic fuels, using hydrogen or biofuels or whatever you have to make sure that the emissions from the transport sector itself are reduced. अब अगर बात करें स्मार्ट होम्स की, हाउस होल्ड्स का एमिशन कम्स फ्रॉम मेजरली इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया. और जर्मनी में भी देखें तो इलेक्ट्रिसिटी है और गैस है, ये दोनों फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग पर्पसेस, राइट? तो इफ़ यू हैव स्मार्ट होम्स विच कैन बेसिकली, एज आई सेड बिफोर, रेगुलेट व्हेन यू यूज द इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर at times where there's more renewable, if you can use the electricity at that point, that will be really beneficial. क्योंकि तुम अपना net emission जो है और like या फिर net consumption जो है, you are making it less carbon intensive. Okay. So I think if the smart homes are connected to the grid infrastructure, connected to the renewables availability, related to the price of electricity available, that would really help reducing emissions of the household sector. Okay. बट यार जितिन, जैसे आप अभी पीएचडी कर रहे हो तो आपने इसके ऊपर भी रिसर्च करी होगी कि जैसे हम ईवीज़ की तरफ मूव तो हो रहे हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, तो लिथियम की जो माइनिंग होती है उसको लेने के लिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कि बहुत डीप आपको माइन करना है, फिर वहाँ से आपको लिथियम एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको प्रोसेस करके आपको बैटरीज बनानी है. तो क्या वाकई ये मतलब एक बेनिफिशियल चीज़ है कि हम इतना सब कुछ करने के बाद एक ईवी व्हीकल बना रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अगर अगेन कमिंग बैक टू द लाइफ साइकिल अप्रोच, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ यू आर प्रोड्यूसिंग दीज पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज, राइट? तो ईवीज़ की बात में सही है कि बैटरीज के लिए यू नीड दीज रेयर अर्थ मटेरियल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स. लिथियम हो गया, कोबाल्ट भी यूज़ होता है, निकल भी यूज़ होता है, तो इन सब की माइनिंग होती है. वन पॉइंट इज़ कि सस्टेनेबल माइनिंग कर सकते हो in terms of the people involved, those people are like well paid, well justified, well like taken care of. But mining में emissions तो होंगे ही, of course है. But if you compare it to conventional vehicles को भी aluminium चाहिए या फिर like cast iron चाहिए for making the engine itself, या फिर steel चाहिए, तो उसकी भी mining होनी है, उसको भी process करना है. So I think there was also this comparison कि EVs do definitely make it better in the long run, considering electricity being used for EVs is also green. Right. So for the production of the actual car itself, it's more or less comparable. So I think EVs still have an edge over normal conventional vehicles like ICE engines, कि they are still a bit better, but over the long run, क्योंकि normal ICE engines को fuel देना पड़ता है, पेट्रोल डीजल जो भी है उससे emissions होंगे. And if you use green electricity instead to run your EV, then it's definitely better over its whole lifetime. So यार, अब थोड़ा सा अपनी कॉन्वर्जेशन को शिफ्ट करते हैं ग्रीन एनर्जी एंड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से. देखा हमेशा ना ऐसा गया कि जब भी आप किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे शिफ्ट कर रहे होते हो तो उसमें इकोनॉमी पे आप डिपेंड होते हो. तो ये जो अभी शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टू रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये एक तो कितना इकोनॉमिक है और क्या इस शिफ्ट से जॉब्स पे अफेक्ट आएगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिन्यूएबल्स का, सस्टेनेबिलिटी का है कि हाउ इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी इन होल. द शॉर्ट आंसर इज कि ट्रांजिशन पीरियड ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट, क्योंकि चेंज हो रहा है. यू हैड सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, तो वो इनर्शिया तुम्हारे पास रहेगा कि यू डोंट वांट टू शिफ्ट बेसिकली. उस टाइम पे इफ़ यू देन ट्राई टू चेंज समथिंग, ऑफ कोर्स वो इफेक्ट करेगा उसको कि यू विल हैव
moments of transitionary degrowth कह सकते हैं, not even degrowth, some negative aspects of in terms of economy. But the thing is कि हमारे इंस्टीट्यूट में ये भी रिसर्च करते हैं like aspects of renewables in terms of economy. Okay. So what we basically discover from this is कि transition period में you will have some losses, that is given. But in the long term, you will see gains that you have not seen before. क्योंकि if you continued with the non-renewable technologies, the future costs it would have for your economy in terms of healthcare, for example, would be super high because of the emissions, because of the बीमारियां जो भी हैं emissions की वजह से. So that you're basically trying to reduce by switching early to renewables, for example. For example, we did some research for shifting to renewables for the perspective of Canada. So they saw that for the short term, I think like 2-3 years of maximum even 5 years, they had a bit of decline in terms of economy, in terms of GDP. But after that, there was quite a huge increase, and like was a stagnant increase in terms of GDP. So it will definitely help in the long term to already shift to renewables even in terms of economy. अगर jobs की बात करी जाए तो अभी it is also quite a valid argument कि अभी existing companies में बहुत सारे लोगों की jobs हैं. तो oil refineries में होती है, जहाँ पे oil dig होता है, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों की jobs होती हैं. Automobile industries में भी जो conventional ICE engines हैं, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों की jobs हैं. And those are definitely the jobs affected when people switch to sectors which are no longer using these technologies, right? So अगर coal power plant use नहीं होगा तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? अगर ICE engines use नहीं हो रहे, ICE cars use नहीं हो रहे, तो वहाँ के company के लोग कहाँ जाएंगे? So we are already seeing some effects of it. Also from the perspective of Germany, वहाँ पे भी automobile company से some layoffs हो रहे हैं अभी, like manufacturing company से भी layoffs हो रहे हैं. But the thing is, you can always retrain these people क्योंकि उनके पास experience है इतना सारा कि they are well experienced in the things that they do, and base concept change नहीं हो रहा. If you take the ICE engines or automobiles, the base concept of vehicles in terms of suspension मान लो या फिर like ride मान लो जो भी है, apart from the manufacturer of the engine itself, it remains the same. तो electrically change हुआ, but the base concept remains the same. They have basically turbines which produce coal को जलाया, steam बना, and then steam runs the turbine to produce electricity. That same kind of turbine is still used for gas power plants, for example. Or अगर hydrogen power plant बनाना है, the same kind of turbines will be used for hydrogen power plants. Or also hydropower, like water-based जो dam वाला power plant होता है, उसमें भी same kind of turbines are used. So also if you consider the handling of infrastructure itself of a power plant, that doesn't change so much. So you can retrain basically these employees who are already well experienced, who have like years of experience, and you can retrain them to suit the needs of the future or the needs of the current now. So I think this is an important point कि ये भी side में चलना चाहिए कि I mean you're investing in new technologies, you should also train people who can use those aspects. Right. So that you are not like किसी को पीछे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. सबको साथ में लेके चलोगे तभी it will become sustainable in the long run. Right. तो मतलब अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन को सेव करने के लिए उनकी कॉस्ट आज की जनरेशन बियर कर रही है. हाँ, तो मतलब सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है टोटल कि यू हैव टू limit yourself in the amount that you use so that the future generations still has some potential to use the resources that are available. Right? So that can be in terms of cost, in terms of resources availability, but you have to ensure that the future generations still able to live in a good manner basically. So यार अभी जैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांजिशन फेज में है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, तो इसमें ना मेरे दिमाग में दो कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं इंडिया में, जैसे रिलायंस है एंड ग्लोबली अगर देखा जाए तो अरामको है. तो इनका फ्यूचर क्या होगा आगे चल के, इनको आप कैसे देखते हो? तो एक्चुअली इट्स ऑल्सो क्वाइट आयरॉनिक क्योंकि ये कंपनीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग हेविली स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्सो फॉर कार्बन स्टोरेज टेक्नोलॉजीज. तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये आई वुड से, क्योंकि वन एस्पेक्ट इज कार्बन स्टोरेज. दैट्स वन पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट दैट अ बिट. कि यू कैन have technologies which basically absorb carbon dioxide and you can store them. The most suited place where you can store them are oil reservoirs or gas reservoirs. जो reservoirs जो almost खाली हो रहे हैं वहाँ पे you can push in the carbon dioxide and it will like store in the ground itself. So it's basically helping the environment. You're taking excess carbon dioxide from the environment and storing it underground. And you can do this in like gas reservoirs, oil reservoirs. You can also do this in like salt caverns, other places. ठीक है. What these companies can also do is use this carbon to further pump out
या ऑयल एंड गैस। ओह, तो इससे क्या होता है, दे गेट एन एडिशनल इनकम, क्योंकि दीज वर मोर लेस एम्प्टी रिजर्वायर्स, बट व्हेन यू पुश इन कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड, it changes the viscosity of the existing oil or gas or whatever it is in the reservoir, and it's easier to pump the remaining fuel out of the reservoir. तो ये कंपनीज के लिए एडिशनल इनकम हो गया। बट ये इकोसिस्टम को हार्म नहीं करेगा? करेगा बहुत ज़्यादा हार्म करेगा ये तो। तो दिस इज बेसिकली डबल इनकम फॉर देम। तो व्हेन दे आर स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल गेट एन इनकम इन टर्म्स ऑफ कि देखो भाई, हम एक्सेस कार्बन है उसको स्टोर कर रहे हैं अंडरग्राउंड, हमें पैसे चाहिए इसके लिए। तो कंपनी लाइक गवर्नमेंट्स भी इसको हेल्प करेंगी, बट एट द सेम टाइम दे कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर देयर ओन प्रॉफिट। राइट। They can produce more oil, more gas. So these companies are also lobbying for continued usage of oil and gas. क्योंकि वो जो extra oil मिल रहा है, they can sell this off, and by storing the carbon dioxide, they also get an income. So this is one perspective. I mean, at the same time, there are also companies who are with good intentions investing in green technologies, like for solar ho gaya, wind ho gaya. Companies investing with good intentions there. The other perspective is these companies are also investing heavily in hydrogen. तो दिस इज लाइक द अदर साइड ऑफ इट कि हाइड्रोजन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज लाइक प्रपोज एज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट? सो व्हाट दे कैन डू इज combine this hydrogen with the carbon to produce synthetic fuel. So they can do it in-house themselves, so that they still remain in the market, क्योंकि fuel का control उनके पास ही रहेगा तब भी, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए they just need electricity basically, राइट। and they can convert this into a synthetic fuel, and they can still sell that synthetic fuel to whoever requires. So their business might be affected, but I think they are also like moving towards having a good role or good hand at play when the market changes. सो यार जितिन, आपके अकॉर्डिंग ग्रीन एनर्जी इशू सबसे बड़ा क्या है आज की डेट में, और इसको हम कैसे सॉल्व करें? There is no one single issue that can be targeted. ओके। So there's always a saying, at least हमारे research community में रहता है कि there is no silver bullet which can solve all of the issues at once at the same time. There are different issues that need to be handled separately and differently, but all of these need to go together. यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि the most important issues are a couple, which are basically like storage issue एक हो गया, कि you need to be able to store electricity or energy in terms when it's like available in excess, and you need to be able to use them when it's no longer available, when the primary source itself is no longer available. Right? ये एक बहुत major issue है when renewables are getting more and more integrated. Second is कि infrastructure के terms में the way and the amount that you can transmit from one region to the other. So if we look at the case of Germany, I would like to say कि what is particular is they have quite high solar potential in the south of Germany and quite high wind potential in the north of Germany. And the wind potential is higher than the solar potential. Okay? And the demand mainly lies in south. One obvious thing is you need to just transport the excess of electricity from the north of Germany to the south of Germany. But this becomes really difficult from a practical perspective. The amount of costs, but also the amount of area that you require. I mean, पूरा north से south तक पूरा cable जाना है, AC cable जाना है, DC cable जाना है. It requires lots of permissions, lots of land, lots of costs. So the infrastructure development, that's also a major key aspect in terms of how renewable technologies will grow further. और यहाँ पे तीसरा पर्सपेक्टिव आता है कि we need to also at some point keep our expectations at hand. कि अगर फ्यूचर तुम्हें ग्रीन चाहिए, it's difficult to think कि तुम नॉर्मल अपना बिजनेस एज यूजुअल चलाते रहोगे और ग्रीन बन जाएगा. You also need to ensure कि you are also doing your own part. तो इसमें if you have EVs, you can be involved in the energy transition. Of course, it's the duty of the government, of the policies that they make, कि they drive towards green policies or green energies, but people themselves have to also be involved in it. इसमें एनर्जी का पर्सपेक्टिव आता है, इसमें फूड एग्रीकल्चर का पर्सपेक्टिव आता है कि वेयर आर योर फूड सोर्सेज कमिंग फ्रॉम, व्हिच काइंड ऑफ फूड यू आर यूजिंग. सो यार, आप जैसे पीएचडी कर रहे हो एंड रिसर्च करते हो आप, तो आपकी रिसर्च में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ क्या थी? व्हाट आई हैव फेस्ड इज कि क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा रिसर्च में रहता है, तो आई मेनली रीड रिसर्च आर्टिकल्स और लाइक पेपर्स पब्लिश, राइट? तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन आता है, इट मेनली कम्स थ्रू दोज सोर्सेज. आई विल गिव यू दिस एग्जांपल कि देयर आर सम एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल डीलिंग विद हाइड्रोजन. देखें कि हाइड्रोजन पाइपलाइन है, तो research says कि it's really difficult for hydrogen to be transported through pipelines because the material that we have used so far for natural gas, for example, is not so suitable for hydrogen. क्योंकि hydrogen is like one of the smallest elements ever, and it can like leak through the stainless steel या carbon tube जो भी है, more or less embrittle the tube. So that's why the tube itself
लाइक जिससे ट्रांसपोर्ट करना है हाइड्रोजन, इट्स डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल. एंड मैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ लाइक नॉर्मल रह रहा था. एंड एट सम पॉइंट आई ऑल्सो गॉट टू विजिट सम एक्सपोज जहाँ पे बेसिकली पीपल आर वर्किंग एट ग्राउंड टू मेक दिस इनटू अ रियलिटी. तो वहाँ पे जब मैं उनसे बात कर रहा था कि लाइक दे ऑलरेडी हैड सम पाइपलाइन फॉर शोकेसिंग, दे हैड सम पाइपलाइन डायमीटर्स, क्रॉस सेक्शंस, दे हैड सम लाइक वाल्व्स एंड कंप्रेसर्स दैट यूज हाइड्रोजन. तो मैं उनसे पूछ रहा था कि ये तो मैंने पढ़ा कि इट्स रियली डिफिकल्ट, हाउ हैव यू ऑलरेडी अचीव्ड दिस नाउ? Like we've been involved in this industry for I know 10-15 years. So they were fast enough to really make the thing suitable for the next gas, क्योंकि वो gases के साथ हैंडल कर रहे थे. And hydrogen is basically just a new gas for them. It doesn't matter कि ज़्यादा लीक होगा, कम लीक होगा, पाइप को डिस्ट्रॉय करेगा. Of course they know these issues, but the industry moves at a faster pace. Right. Research में you'll see some problems that are difficult to handle, difficult to face, but when you go into the industry perspective, they might have already solved it a couple of like months or years back. So which is like quite interesting for me, and like also help to like see कि सिर्फ research perspective ही नहीं है. Like there are different perspectives that need to be taken into account to come from a realistic account. Nice. सो यार अभी तक हमारी जितनी भी कॉन्वर्जेशन हुई है ना, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लगी है. एंड थैंक्स आपके इतने ज़्यादा पर्सनल इंसाइट्स देने के लिए. अब मैं थोड़ा सा ना करियर एस्पेक्ट से भी आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ. फर्स्ट इज़ कि हम इस चीज़ को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, कि या तो हम कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन में, ताकि एक तो लोग अवेयर हों और इसमें क्या करियर ग्रोथ है आगे. I think already हो रहा है at some level, already starting from school, already at bachelor level, graduate level पे people are made aware of the importance of renewable energy sources or green energy sources. Are we okay with what will happen if we don't move? क्योंकि अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन ही देख लो. इट्स लाइक क्लाइमेट चेंज इतना सब कुछ ला रहा है कि देयर इज लाइक फ्लड्स हैपनिंग, देयर इज लाइक हीट वेव्स हैपनिंग. यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स नहीं हो रहे ज़्यादा, बट ग्लोबली देयर इज ऑल्सो फॉरेस्ट फायर्स हैपनिंग. फ्लड्स हैं, लाइक थंडर स्टॉर्म्स है, सुपर हैवी रेन्स हो रहे हैं, साइक्लोन्स हो रहे हैं. तो आर वी रेडी टू डील विद दिस? द आंसर इज प्रॉब्ली नो. तो it's important to already shift or already bring this into perspective कि अगर हम लोग shift नहीं किए तो this will be a reality, and this is already a reality for some people. So to be able to survive, to be able to go into the future, and so that the future generations still have a place to call their own home, it's important कि अभी के जनरेशन से ही लाया जाए कि दिस इज इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट फ्रॉम क्लाइमेट पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, ऑल्सो सोशल पर्सपेक्टिव. कि सोशल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्राइटेरिया के लिए. Basically educate people why this is necessary. That will be helpful, and include more courses on renewable technologies, on renewable sources. What are the challenges these concepts basically are facing, and make companies more involved in these aspects. Okay. सो यार जितिन, आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो यंग स्टूडेंट्स हैं एंड प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं एंड इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और आगे जाके और ज़्यादा डिमांड इस फील्ड की होने वाली है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? माई एडवाइस वुड बी कि गेट इनटू द फील्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. हो सकता है कि दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजीज, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, यू आर मोर इंटरेस्टेड फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव. That is all the more important for sustainable development. So you can also get involved from that perspective. Maybe you're more interested in management. You want to be interested in industries and you want to somehow be included in them, but you have this kind of background ki we need to make it more sustainable. Companies now also have more in the direction of sustainability manager. उनका perspective है कि वो लोग कैसे और ज़्यादा carbon neutral हो सकते हैं. तो there are different aspects that you can get yourself involved into in this whole cloud of renewable energies, technologies and sustainability. ओके. सो यार जितिन, आप जर्मनी में 5 साल से रह रहे हो एंड पीएचडी कर रहे हो आप अपनी ग्रीन एनर्जी पे, तो सबसे पहले यार ये बताओ कि वहाँ पे लाइट जाती है? अभी तक तो बस एक ही बार गई है वहाँ पे. दैट वाज फॉर मेंटेनेंस के लिए. 5 साल में एक बार गई है? 5 साल में एक बार, जो एटलीस्ट मेरे को पता चला. हाँ, और वो भी कपल ऑफ आवर्स, उसके बाद आ गई थी वापस. सीरियसली 5 साल में एक बार लाइट गई है? हाँ. तो वैसे जाती है, क्या सीन रहता है अगर जैसे मेंटेनेंस वगैरह के लिए कुछ होता है तो? यूजली नहीं जाती. जो मेंटेनेंस वगैरह होते हैं तो लाइक दे अनाउंस इट प्रायरली कि मेंटेनेंस होगा, ध्यान से रखना, बट वो भी शेड्यूल रहता है. बट अदरवाइज डे टू डे बेसिस पे कभी लाइट का प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा. वाह यार. तो वहाँ पे लाइक दे मैनेज द ग्रिड क्वाइट वेल. कि सपोजिंग वहाँ पे जनरेशन भी कम हो रहा है जर्मनी में, तो एज आई सेड बिफोर कि लाइक इंटरकनेक्टेड है क्वाइट नाइसली विद इन द यूरोप. तो कहीं और से सप्लाई आ जाता है. इंटरेस्टिंग. तो इसलिए इट्स लाइक सुपर हेल्पफुल इन दैट वे. नाइस.
यार जर्मनी के बारे में ना मैंने एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो देखी है और पढ़ी भी है, वो है अक्टूबर फेस्ट। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ यार, कि वो मैंने सुना है कि बहुत ही एक ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं। इट्स कॉल्ड अक्टूबर फेस्ट, बट लाइक सितंबर से ही शुरू हो जाता है। अच्छा। वहाँ पे कार्निवल चलेगा, अलग अलग जगह पे होता है। द मेन वन इज इन म्यूनिक। कार्निवल्स वगैरह चलेंगी, राइड्स होंगी, वहाँ के ट्रेडिशनल कॉन्सर्ट्स होते हैं। लोग जो होते हैं वो भी वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के आते हैं। वहाँ पे लाइक लड़कों के लेदर शॉर्ट्स होते हैं, लड़कियों के अदर ड्रेसेस होती हैं जेंटल्स करके, वो लोग पहन के आते हैं। एंड देन इट्स लाइक मोर फॉर सेलिब्रेशन, जस्ट टू ड्रिंक एंड टू एंजॉय द पार्टी। इसी के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं अलग अलग सिटीज़ में। तो जैसे मैं स्टुटगार्ट में हूँ, वहाँ पे भी सितंबर पीरियड में फ्रूलिंग्स फेस्ट कहते हैं वहाँ के टाइम पे, तो वहाँ पे वो चलते रहता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक ड्रिंकिंग, पार्टिंग, सेलिब्रेशंस, म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स, ईटिंग, काफ़ी इंजॉयबल रहता है। काफ़ी कंपनीज लेके जाती हैं वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को कि लेट्स हैव अ सेलिब्रेशन टुगेदर करके। तो एम्प्लॉयज़ ही या कंपनीज ही काफ़ी टेबल्स रिजर्व वगैरह कर लेती हैं वहाँ पे। वहाँ पे टेबल रिजर्वेशन करनी पड़ती है जाने से पहले, अदरवाइज यू डोंट गेट अ प्लेस। ओके। इट्स लाइक अ टाइम ऑफ गेटिंग टुगेदर। तो यार सुबह से लेके शाम तक एक जर्मन कितनी बियर पी जाता होगा अक्टूबर फेस्ट में? वहाँ पे यू गेट अ 1 लीटर मग। अच्छा, 1 लीटर से कम की नहीं मिलेगी? नहीं, मिनिमम 1 लीटर चलता है वहाँ पे। मिनिमम 1 लीटर? एंड मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम कुछ भी उठाओ। तो अच्छा। मेरे कोलीग है, तो ही हैज ड्रंक एटलीस्ट ही सेड 10 ऑफ दोज दिन में। 10 लीटर बियर? 10 लीटर बियर पे आओ। अरे भाई। अगले दिन वो पूरा सो रहा था। ओके। तो यार बियर यानी कि मतलब लाइट होती है क्या काफ़ी वहाँ की, कि अगर एक बंदा अगर 10 लीटर बियर पी रहा है तो? स्ट्रांग ही होती है वहाँ पे। फ्रॉम मेरे पर्सपेक्टिव से मैं तो 2 में हो जाता है काफ़ी। 2.5-3 तक तो यू आर सफिशिएंटली ड्रंक। तुम्हें कोई होश वगैरह नहीं रहता। बट इफ यू टाइम इट वेल इनफ, ये नहीं कि एक ही बार में पी रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली गेट बाय। जो आप बता रहे हो कि 1 लीटर का मग मिलता है, वो उसका क्या प्राइस होता है? सो ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन सा फेस्टिवल में जा रहे हो। बट जैसे मेरे वहाँ पे स्टुटगार्ट में जो था, वहाँ पे 1 लीटर कॉस्टेड लाइक 12 यूरोज। ओके। इसी एक्सपेंसिव है यार। हाँ, एक्सपेंसिव है इस मामले में। बट अगर बाहर सुपरमार्केट से खरीदने जा रहे हो तो यू गेट बियर लाइक पिल्सनर एज चीप एज लाइक 50 सेंट्स, 20 सेंट्स। 330 ml पाइंट टाइप का मिल जाता है। चीपर देन वाटर। चीपर देन वाटर। नाइस यार। सो यार जितिन, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार आपसे बात करके। एंड स्पेशली जो आज हमने टॉपिक्स कवर किए ग्रीन एनर्जी के, उन पे हमको बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मेरे को मिली। एंड आई होप कि हमारी कॉन्वर्जेशन के थ्रू काफ़ी सारे लोगों को भी ये चीज़ें पता चलेंगी कि क्या हमारा फ्यूचर है, एंड फ्यूचर में कैसे हम ट्रांजिशन करने वाले हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एनर्जी टू ग्रीन एनर्जी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू ऑल्सो वेरी मच। आई ऑल्सो होप कि इन्फॉर्मेटिव था, हेल्पफुल था इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई ऑल्सो नो कि थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है ये, एंड इट्स डिफिकल्ट टू गेट योर फुट इन. But once you get your foot in, it's like super interesting. Also important topic going on right now. I was also thankful कि I had a platform जहाँ पे मैं शेयर कर सकूँगा अपना PhD, अपना जो रिसर्च एरिया है, जो टॉपिक्स मैंने कवर करे वहाँ पे. Also just my general life in Germany so far. Thank you also for having me. ओके, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट मिस्टर जितिन के साथ। आई होप कि आज का आपको पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लगा होगा। एंड अगर ये आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो उन डाउट को नीचे आप मेंशन करें, मैं नेक्स्ट टाइम जितिन के साथ उनको क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।